जो आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं पीरियोडिक टेबल चैप्टर का नया लेक्चर। और इस लेक्चर में बच्चों चलिए देखते हैं आज हमें क्या क्या कवर करना है। आज हम देखेंगे बच्चों आवर्त, वर्ग और ब्लॉक, इनका निर्धारण कैसे करते हैं। और कढ़ाई वाला पाउडर है, कढ़ाई वाला पाउडर, इसकी हम बात करेंगे बच्चों, ठीक है। तो आज के सेक्शन में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, किसी भी तत्व का आवर्त, उसका वर्ग और उसके ब्लॉक का निर्धारण कैसे किया जाता है वो हम देखने वाले हैं। साथ ही साथ पिछली क्लास में बच्चों एफ ब्लॉक तत्वों के बारे में जानकारी हमने नहीं ली थी, उन्हें आज हम कवर करने वाले हैं। चलिए तो इस लेक्चर में ये टॉपिक हमको आज कवर करने बच्चों। बात करें अगर पिछली क्लास की, तो पिछली क्लास में अगर आप याद दिलाओ बच्चों, तो आधुनिक आवर्त सारणी के हमने पिछली क्लास में 4 वर्गीकरण हमने देखे थे। एस ब्लॉक के तत्व, पी ब्लॉक के तत्व, आधुनिक आवर्त सारणी को 4 ब्लॉक में बांटा गया, ये हमने पढ़ा था बच्चों। डी ब्लॉक के तत्व, एफ ब्लॉक के तत्व हमने ये पढ़ लिया था, ये भी पढ़ लिया था, ये भी पढ़ लिया था। ये रिमेनिंग है बेटा, ये क्या है, ये रिमेनिंग। यहां से हम आज शुरुआत करेंगे एफ ब्लॉक के तत्व से, ठीक है। चलिए तो एफ ब्लॉक के तत्वों की हम बात करते हैं। अच्छा, एफ ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं बच्चों, तो वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन, वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन पूर्व उपांत्य कोश के एफ कक्षक में प्रवेश करता है। एफ ब्लॉक तत्व कहलाता है, ठीक है। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं अंतिम इलेक्ट्रॉन पूर्व उपांत्य कोश के, अंत्य उपांत्य बोल दो या पूर्व उपांत्य बोल दो बेटा, एक ही बात है। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन जो होता है बेटा, वो पूर्व उपांत्य कोश के एफ कक्षक में अगर प्रवेश कर जाए तो समझ जाना वो क्या है, एफ ब्लॉक का तत्व। जैसे कि उदाहरण हम बात करते हैं सीरियम की। सीरियम का एटॉमिक नंबर होता है बच्चों 58। अगर सीरियम की बात करें तो सीरियम का विन्यास है ज़ीनोन। ज़ीनोन में आते हैं आपके 54 इलेक्ट्रॉन, 58 में से 54 इलेक्ट्रॉन ज़ीनोन में चले गए। तो अब इसके बाद में आप लिखोगे 6s2, 6s में 2 इलेक्ट्रॉन, 54 और 2 56, 5d में 1 इलेक्ट्रॉन और 4f में 1 इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों आप यहाँ देखिए सीरियम एक एफ ब्लॉक का तत्व है, क्योंकि इसका ये वाला कोश तो है अंतिम कोश, जिसको आप लिखते हो N। ये वाला कोश है आपको पूर्व उपांत्य कोश, जिसको आप लिखते हो N-1। और ये वाला कोश है आपका, सॉरी माफ करना, उपांत्य कोश, इसको हम लिखते हैं उपांत्य कोश। और ये वाला कोश है आपका पूर्व उपांत्य कोश। तो बच्चों एक बात ध्यान रखनी है, ये सबसे अंतिम कोश है, ये अंतिम कोश से पहले वाला उपांत्य कोश है, और उपांत्य कोश से पहले वाला पूर्व उपांत्य कोश। बात समझ में आ रही मैं क्या बोल रहा हूँ? अरे आप लोगों को बात समझ में आ रही मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं बोल रहा हूँ कि ये छठा कोश जो है यहाँ पे अंतिम कोश है N। N से पहले वाला क्या होता है? N-1,
अगर अंतिम कोश 6 है तो अंतिम कोश से पहले वाला कोश कौन सा? 5वां कोश। 6 से पहले 5, 5 से पहले 4, तो जो भी अंतिम कोश से पहले वाला कोश उसको हम उपांत्य कोश बोलते हैं। और उपांत्य कोश से भी पहले वाला पूर्व उपांत्य कोश, अंतिम कोश से पहले वाला उपांत्य कोश, उपअंत्य। उपअंत्य मतलब कि अंतिम कोश से पहले वाला, और उपांत्य से भी पहले पूर्व उपांत्य। अंतिम कोश, उपांत्य कोश और पूर्व उपांत्य कोश। ठीक है, तो क्या लिखा है देखो, ऐसे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन पूर्व उपांत्य कोश के F कक्षक में प्रवेश करता है। पूर्व उपांत्य कोश के F कक्षक में अंतिम इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है। तो अगर इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन पूर्व उपांत्य कोश के F कक्षक में प्रवेश करता है तो इसको हम बोलते हैं F ब्लॉक का तत्व। क्लियर है? तो यदि किसी भी तत्व में अंतिम इलेक्ट्रॉन पूर्व उपांत्य कोश के F कक्षक में प्रवेश करता है तो उसको हम बोलते हैं F ब्लॉक का तत्व। ये होता है बेटा F ब्लॉक का तत्व। मतलब कि आप ये बोल सकते हो इसमें n-1, n-2 कोश अपूर्ण भरे होते हैं। मतलब कि nth कोश भी अपूर्ण है, n-1 भी अपूर्ण है और n-2 भी अपूर्ण है, सारे अपूर्ण होते हैं इसमें। ठीक है, n-2 कोश में इस श्रेणी के तत्वों को F ब्लॉक के तत्व कहते हैं। इनका विन्यास क्या होता है? n-2f 1 to 14, n-1d 0 to 1, ns2। तो आप यहाँ देखते हो कि ns में 2, तो आप यहाँ पे विन्यास क्या लिखोगे? ns में 2 इलेक्ट्रॉन। अंतिम कोश ns में 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है भैया, बहुत अच्छी बात है। फिर n-1d में कितने? n-1d में यहाँ पे कितने हैं? 1 इलेक्ट्रॉन। या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा और किसी किसी तत्व में बच्चों आपको ये भी देखने को मिलेगा 0 इलेक्ट्रॉन भी होंगे। तो बेटा ये ध्यान रखेंगे हम कि जब भी F ब्लॉक के तत्वों की बात की जाए तो इसमें अंतिम कोश का जो S कक्षक है उसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन है। अंतिम कोश से ठीक पहले वाला 5वां n-1 उपांत्य कोश के D के अंदर 0 या 1 होगा, या तो 1 होगा या 0 होगा। जैसे कि यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे 1 है तो या तो 1 होगा या फिर कुछ तत्व ऐसे भी बेटा जिसमें कि आपको आगे बताया जाएगा D के अंदर 0 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ये n-2 है, n-2 F के अंदर कितना होगा? n-2 F के अंदर होगा 1 to 14। इसमें 1 से लेकर के 14 तक तत्व, तो 14 तक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ये हो जाएगा बेटा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। मैं निश्चित तौर पर ये बात बोल सकता हूँ कि आपको पहली बार में ये विन्यास याद नहीं होगा, मुझे पता है, लेकिन बेटा इसकी बार बार आपको प्रैक्टिस करनी होगी, बार बार रिवीजन करना होगा। तो ये है वो विन्यास n-2 F 1 to 14, n-2 F 1 to 14, n-1 D 0 to 1, n-1 D 0 to 1, ns2। सर आपने ns2 पहले लिखा है, यहाँ पे ns2 बाद में लिखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, चलता है दोनों। ठीक है, सभी F ब्लॉक के तत्व कौन से वर्ग में है? तीसरे वर्ग में। याद रखना बच्चों, F ब्लॉक के जितने भी तत्व है ना, ये F ब्लॉक के तत्व यहाँ आते हैं। परमाणु क्रमांक 57 और 72 के बीच में यहाँ पे 58 से लेकर के ल्यूटेशियम 71 तक, 57 से 72 के बीच में 58 से 71। तो यहाँ पे 58 से 71 तक जो भी है, ये देखो ये तीसरा वर्ग, तीसरे वर्ग के अंदर है ये सभी F ब्लॉक के तत्व तीसरे वर्ग में, तीसरे वर्ग के अंदर है। ये देखो 57 72 के बीच में, देखो यहाँ ये कौन सा है? तीसरा वर्ग, तीसरे वर्ग के अंदर आते हैं ये 58 से 71। और यहाँ देखो 89 से 104, मतलब कि यहाँ पे जो 90 से लेकर के 103 तक के तत्व हैं ये तीसरे वर्ग के अंदर आते हैं। तो ध्यान रखना बेटा, F ब्लॉक के सभी तत्व तीसरे वर्ग में, और ये सारी की सारी क्या होते हैं? सारे के सारे धातु होते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं आगे की। प्रत्येक श्रेणी में तत्वों के गुण बिल्कुल समान होते हैं। यहाँ पे बच्चों 2 प्रकार की श्रेणी होती है। F ब्लॉक के अंदर 2 प्रकार की श्रेणी है। F ब्लॉक में, यहाँ F ब्लॉक के अंदर बेटा
दो श्रेणियां हैं। एफ ब्लॉक की बेटा दो श्रेणियां होती है। देखो मैं आपको बताता हूँ, एफ ब्लॉक की दो श्रेणियां। ये जो एफ ब्लॉक के तत्व है ना, इसमें एक तो लेंथेनाइड श्रेणी है और दूसरी एक्टिनाइड श्रेणी है। लेंथेनाइड श्रेणी को हम 4F श्रेणी भी बोलते हैं और एक्टिनाइड श्रेणी को हम 5F श्रेणी भी बोलते हैं। तो एफ ब्लॉक के अंदर दो श्रेणियां हैं, एक 4F श्रेणी जिसको प्रथम अंतः संक्रमण तत्व भी बोलते हैं और एक द्वितीय श्रेणी जिसको हम 5F श्रेणी भी बोलते हैं, द्वितीय अंतः संक्रमण श्रेणी। प्रथम अंतः संक्रमण श्रेणी जो होती है बेटा, पहली अंतः संक्रमण श्रेणी जो है ये सीरियम 58 से लेकर के ल्यूटेशियम 71 तक। ये कौन सी है? 4F श्रेणी। एक होती है बेटा 5F श्रेणी। 5F श्रेणी जो होती है बेटा वो थोरियम 90 से लेकर के लॉरेंसियम 103 तक होती है। यहां तक की बात क्लियर? तो एक होती है 4F श्रेणी, एक होती है 5F श्रेणी। 4F श्रेणी होती है सीरियम 58 से ल्यूटेशियम 71, 5F श्रेणी से थोरियम 90 से लॉरेंसियम 103। ये होते हैं टोटल 14 तत्व और ये होते हैं टोटल 14 तत्व। 14 और 14 28 तत्व। एफ ब्लॉक में टोटल 28 तत्व है बेटा, टोटल 28 एलिमेंट। ठीक है, इसमें सीरियम 58 से लेकर के ल्यूटेशियम 71, थोरियम 90 से लेकर के लॉरेंसियम 103, यहाँ तक के तत्व, ये 14 तत्व। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन, अंतिम इलेक्ट्रॉन 4F उपकोष में रहता है। अंतिम इलेक्ट्रॉन इसमें 4F उपकोष में रहता है और इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन 5F उपकोष में भरा जाता है। ठीक है, क्या लिखा देखो, आवर्त सारणी के अवांछनीय विस्तार को रोकने के लिए लेंथेनाइड एक्टिनाइड को आवर्त सारणी के नीचे रखा गया है। भाई आवर्त सारणी का बहुत ज्यादा विस्तार ना हो जाए, वो बहुत लंबा विस्तार, आवर्त सारणी बहुत लंबी ना हो जाए, वो अवांछनीय विस्तार को रोकने के लिए लेंथेनाइड एक्टिनाइडों को मुख्य आवर्त सारणी से नीचे रखा गया। तो अवांछनीय विस्तार को रोकने के लिए, अनचाहे विस्तार को रोकने के लिए हमने इनको अलग से रखा गया। चलो अब आते हैं इन पॉइंट पे। देखो, प्रत्येक श्रेणी में तत्वों के गुण बिल्कुल समान है। हमारे पास दो श्रेणी है, एक 4F श्रेणी है, एक 5F श्रेणी। इन दोनों श्रेणी के अंदर जितने भी तत्व हैं उनके गुणधर्म लगभग समान है, बिल्कुल बिल्कुल समान बोल सकते हो। जो तत्व यूरेनियम के बाद आते हैं उनको हम परा यूरेनियम तत्व कहते हैं। इस श्रेणी में बच्चों आप यहाँ देख सकते हैं कुछ तत्व ऐसे हैं जो कि यूरेनियम के बाद आते हैं। ये देखिए, यूरेनियम 92, यूरेनियम 92 के बाद में आने वाले जितने भी तत्व हैं इन सबको हम बोलते हैं परा यूरेनियम तत्व। तो यूरेनियम 92 के बाद आने वाले जितने भी तत्व हैं इनको हम बोलते हैं परा यूरेनियम तत्व, ये बोलते हैं। ये अंतः संक्रमण तत्व भी कहलाते हैं। एक तो थे संक्रमण तत्व। संक्रमण तत्व हम किनको बोलते हैं? डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें N-1 और N कोश जो था वो अपूर्ण भरा हुआ था। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, इनको हम अंतः संक्रमण तत्व बोलते हैं। तो ध्यान रखना, डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व बोलते हैं और एफ ब्लॉक के तत्वों को अंतः संक्रमण तत्व बोलते हैं। डी ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व क्यों होते हैं? क्योंकि वहां पे बाहरी कोश और N-1 कोश दोनों अपूर्ण बोले जाते हैं। यहाँ पे बाहर के 3 अपूर्ण कोश, 3 बाह्यतम कोश अपूर्ण कोश है। ये दुर्लभ मृदा तत्वों से संबंधित हैं क्योंकि प्रारंभिक दिनों में इनके ऑक्साइड कम मिलते थे। इनको हम दुर्लभ मृदा तत्व भी बोलते हैं बेटा, दुर्लभ मृदा तत्व। दुर्लभ मृदा तत्व का मतलब मिट्टी में दुर्लभता से पाए जाने वाले। तो इनके ऑक्साइड जो थे वो मृदा के अंदर, मिट्टी के अंदर बहुत ही दुर्लभता से पाए जाते थे, कठिनाई से पाए जाते थे।
तो पुराने समय में इनके जो ऑक्साइड थे, इन तत्वों के जो ऑक्साइड थे वो पुराने समय में प्रारंभिक दिनों में बहुत ही दुर्लभता से पाए जाते थे, इसलिए इनको हम बोलते हैं दुर्लभ मृदा। इनकी दो श्रेणियां हैं, 4F और 5F। ये बच्चों आपको ध्यान रखना। क्लियर? चल अब आते हैं बच्चों आगे की बात। कुछ दैनिक जीवन में उपयोगी तत्व हैं और कुछ दैनिक जीवन में उपयोगी तत्व हैं, उनकी हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, ये आपको दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन मैं आपको बोल करके बता दूं। देखो बच्चों, यहाँ पे लिखा हुआ बिल्डिंग ब्लॉक, ये लिखा हुआ बिल्डिंग ब्लॉक, मैं लिख लेता हूँ। यहाँ पे हेडिंग लिखा हुआ, यहाँ पे बिल्डिंग ब्लॉक एलिमेंट्स। यहाँ लिखा हुआ बिल्डिंग ब्लॉक्स एलिमेंट्स। बिल्डिंग ब्लॉक का मतलब ढांचा तैयार करने वाले, शरीर का ढांचा तैयार करने वाले, शरीर को मजबूती प्रदान कर, शरीर का मूलभूत से जो निर्माण करने वाले बिल्डिंग। यार ऐसा समझो, जैसे मान लो मुझे कहीं बिल्डिंग का निर्माण करना है, कोई भवन बनाना है, उसके लिए आधारभूत रूप से क्या चाहिए? किसी भी बिल्डिंग के निर्माण के लिए ईंटें चाहिए, रेत चाहिए, सीमेंट चाहिए और पानी चाहिए। भाई ये आधारभूत रूप से ये चार चीजें उपस्थित होंगी तभी तो मैं बिल्डिंग बना पाऊंगा। तो हमारे शरीर का बिल्डिंग ब्लॉक के रूप में निर्माण, मतलब बिल्डिंग ब्लॉक के रूप में जो एलिमेंट हमारे शरीर में जो जरूरी है वो है ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। ये चार तत्व ऐसे हैं जो कि हमारे शरीर का आधारभूत ढांचा बनाते हैं। क्या लिखा है? दिस 4 एलिमेंट कंपोज ऑलमोस्ट 96% ऑफ द मास ऑफ ह्यूमन बॉडी। मतलब कि हमारे इंसान के शरीर का, ये लिखा है बेटा ह्यूमन बॉडी, मनुष्य के शरीर का 96% भाग जो है द्रव्यमान के हिसाब से, मनुष्य के शरीर का द्रव्यमान के हिसाब से 96% भाग जो है वो ये चार एलिमेंट बनाते हैं। तो 96% भाग शरीर का, 96% भाग जो है हमारे शरीर के द्रव्यमान के अनुसार 96% भाग जो वो ये चार तत्व मिलकर के बनाते हैं, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। ये ध्यान रखना। अच्छा, कुछ मेजर मिनरल्स भी। मेजर मिनरल मतलब कि मुख्य रूप से ज्यादा मात्रा में जो मिनरल पाए जाते हैं। मेजर मिनरल का मतलब है बच्चों, ये हमारे शरीर में द्रव्यमान के हिसाब से 0.1 से 0.2%, 0.1 से 2% द्रव्यमान के अनुसार हमारे शरीर में उपस्थित होते हैं। तो द्रव्यमान के अनुसार 0.1 से 2% ये हमारे शरीर में उपस्थित होते हैं। एटलीस्ट 100 मिलीग्राम ऑफ ईच मिनरल इज नीडेड इन अवर डेली लाइफ। प्रतिदिन की हमारी जो दैनिक जो डाइट है, प्रतिदिन की डाइट में इन मिनरल की आवश्यकता 100 मिलीग्राम तक होती है। तो एटलीस्ट 100 मिलीग्राम तक हर एक मिनरल की हमारी डेली की भोजन, हमारा जो डेली का भोजन होता है उसमें प्रत्येक मिनरल की कम से कम 100 मिलीग्राम तक जो मात्रा है वो हमारे भोजन में होनी चाहिए। तो डेली का डेली हमारे भोजन के अंदर 100 मिलीग्राम तक ईच एलिमेंट की मात्रा हमारे शरीर में जानी चाहिए भोजन के साथ में। तो ये है बच्चों। अब इसमें कौन कौन से? इसमें पोटेशियम है, सोडियम है, ये मेजर एलिमेंट है बेटा, मेजर मिनरल। क्लोरीन है ना, ये तीनों ये हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। मैग्नीशियम और सल्फर ये प्रोटीन में पाए जाते हैं। मैग्नीशियम और सल्फर ये कहाँ पाए जाते हैं? प्रोटीन में, हमारी बॉडी के प्रोटीन में। तो बॉडी के फ्लूइड में कौन से पाए जाते हैं? सोडियम, पोटेशियम और क्लोरीन। ये किस में होते हैं? हमारी बॉडी के फ्लूइड में। ठीक है। कैल्शियम और फास्फोरस ये हमारे टीथ और बोन्स में होते हैं। कैल्शियम और फास्फोरस कहाँ पाए जाते हैं? टीथ एंड बोन्स। टीथ एंड बोन्स में कैल्शियम, फास्फोरस पाए जाते हैं। अब आता है ट्रेस एलिमेंट। ट्रेस एलिमेंट मतलब कि जो बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में पाए जाते हैं, जिनकी मात्रा बहुत कम जरूरत होती है हमारी बॉडी के अंदर।
कम लेकिन जरूरत है। इसमें आर्सेनिक, बोरोन, क्रोमियम, कोबाल्ट, कॉपर, फ्लोरीन, आयोडीन, आयरन, मैग्नीज, मोलिब्डेनम, निकल, सेलेनियम, सिलिकॉन, जिंक। प्रत्येक ट्रेस एलिमेंट हमारी बॉडी में 0.1% से कम मात्रा में द्रव्यमान के अनुसार उपस्थित होता है। तो प्रत्येक ट्रेस एलिमेंट द्रव्यमान के अनुसार 0.1% से कम मात्रा में उपस्थित होता है। तो द्रव्यमान के अनुसार प्रत्येक ट्रेस एलिमेंट का 0.1% से कम मात्रा हमारी बॉडी में अवेलेबल होती है। ठीक है। स्मॉल क्वांटिटी 50 मिलीग्राम और लेस ऑफ ईच एलिमेंट इज नीडेड इन अवर डेली डाइट। जैसे कि मेजर मिनरल्स जो है इनका हमारे बॉडी में 100 मिलीग्राम तक डेली भोजन के साथ लेना जरूरी है। प्रत्येक तत्व का कम से कम मतलब इतना 100 मिलीग्राम हमारे भोजन के साथ उपस्थित होना जरूरी होगा, हमारे शरीर में जाना चाहिए। और इनका 15 मिलीग्राम और उससे कम इतनी मात्रा हमारे बॉडी में जानी चाहिए। तो ये ध्यान रखना है बच्चों। ठीक है। चले अब हम आते हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन पे, और वो सेक्शन है बेटा आवर्त, वर्ग और ब्लॉक का निर्धारण। ठीक है। चल तो हम आते हैं बच्चों एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट। कई बार क्या होता है बच्चों, हमें एग्जाम में कोई तत्व दे दिया और तत्व के लिए पूछ लिया कि यार इसका आवर्त क्या है, इसका वर्ग क्या है, इसका ब्लॉक क्या है। आपने ऐसे क्वेश्चन देखे होंगे आवर्त सारणी के अंदर निश्चित तौर पर। कितने बच्चों ने ऐसे क्वेश्चन देख रखे कि सर हमें कई बार कोई तत्व दे दिया, जैसे मान लो हमें दे दिया सर आयरन, अब आयरन के लिए पूछ लिया कि सर इसका आवर्त बताओ, इसका वर्ग बताओ, इसका ब्लॉक बताओ। कई बार इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी पूछ लिया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताओ। तो कैसे करना है। ठीक है। चलिए तो हम इसकी शुरुआत करते हैं। चलिए तो बच्चों सबसे पहले हम बात करेंगे आवर्त की। किसी भी तत्व का जो आवर्त होता है ना बच्चों, वो इसके संयोजकता कोश की मुख्य क्वांटम संख्या के समान होता है। जैसे कि मान लो पोटेशियम, अब पोटेशियम का विन्यास है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1। ये पोटेशियम का विन्यास है बेटा, ये है पोटेशियम का विन्यास। अब अगर ये पोटेशियम का विन्यास है, आपसे पूछा जाए बताओ इस पोटेशियम का आवर्त क्या है, तो आवर्त कैसे निकालेंगे। आवर्त निकालने के लिए हम ये स्टेटमेंट ध्यान रखेंगे, इसके संयोजकता कोश की मुख्य क्वांटम संख्या के बराबर। ये रहा इसका संयोजकता कोश। संयोजकता कोश बोलो बाहरी कोश बोलो, अंतिम कोश बोलो। संयोजकता कोश, बाहरी कोश, अंतिम कोश। ठीक है। संयोजकता कोश, बाहरी कोश, अंतिम कोश। संयोजकता कोश, बाहरी कोश, अंतिम कोश की मुख्य क्वांटम संख्या के बराबर होती बच्चों आवर्त संख्या। तो संयोजकता कोश, बाहरी कोश, अंतिम कोश क्या है यहाँ पे 4, और ये क्या है बच्चों इसकी मुख्य क्वांटम संख्या। ये मुख्य क्वांटम संख्या के बराबर ही क्या होता है भैया आवर्त संख्या, और यही होता है बेटा क्या और कर रहे हैं तो कहाँ है आवर्त। ठीक है। तो इसकी आवर्त संख्या जो होती है, ये आवर्त संख्या बच्चों हमेशा संयोजकता कोश, बाहरी कोश और अंतिम कोश के बराबर होती है। तो अंतिम कोश, संयोजकता कोश या बाहरी कोश जो भी बेटा वही आवर्त संख्या के बराबर है, और यह मुख्य क्वांटम संख्या के बराबर भी है, संयोजकता कोश का मुख्य क्वांटम संख्या। चलो, एक तत्व का ब्लॉक उपकोश के प्रकार के समान होता है जो कि अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। जैसे मान लो आपको बोल दिया जाए इसका आवर्त तो 4 है, चलो इसका ब्लॉक कौन सा होगा। ब्लॉक निकालने के लिए ध्यान रखना, अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस कक्षक या उपकोश में प्रवेश करता है, अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस उपकोश में प्रवेश करता है, अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस उपकोश में ग्रहण किया जाता है, अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोश में ग्रहण किया जाता है, अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोश में ग्रहण किया जाता है, तो इसका ब्लॉक हो जाएगा एस ब्लॉक हो जाएगा। तो बच्चों ध्यान रखना, आवर्त का मतलब
लास्ट इलेक्ट्रॉन, लास्ट मुख्य संयोजकता कोश कौन सा है? आवर्त का मतलब संयोजकता कोश कौन सा है, अंतिम कोश कौन सा है, बाहरी कोश कौन सा है, सबसे लास्ट वाला कोश कौन सा, वो आवर्त। और ब्लॉक का मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन किस उपकोश में प्रवेश कर रहा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस भी उपकोश में प्रवेश करेगा वही उसका ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। चलो अब बात करते हैं बच्चों वर्ग की। आवर्त हो गया, ब्लॉक हो गया, अब आते हैं बच्चों वर्ग पे। ठीक है, तो हमने आवर्त कैसे निर्धारित करते हैं ये देख लिया। आवर्त मतलब कि क्या बच्चों, संयोजकता कोश की जो भी संख्या है, अंतिम कोश जो भी है, बाहरी कोश जो भी है, जो संयोजकता कोश है, संयोजकता कोश की जो मुख्य क्वांटम संख्या है, सबसे लास्ट वाला नंबर, ये अंदर वाला कोश, ये अंदर वाला, ये अंदर वाला, ये सबसे बाहर वाला, सबसे बाहर वाला कोश जो है, सबसे बाहरी कोश जो है, इसकी जो क्वांटम संख्या है वही हो जाएगी बेटा आवर्त। ध्यान रखना। ब्लॉक का मतलब लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन जिस उपकोश में प्रवेश करेगा वो ब्लॉक हो जाएगा, याद रहेगा। अब हम आते हैं बच्चों वर्ग पे। चलो वर्ग निकालने के लिए अलग अलग ब्लॉक के तत्वों में अलग अलग तरीका है। जैसे कि मान लो मुझे बोला जाए एस ब्लॉक के तत्व, अब एस ब्लॉक के तत्व का वर्ग कैसे निकालते हैं? एस ब्लॉक के तत्व की वर्ग संख्या बराबर संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या। संयोजी इलेक्ट्रॉन मतलब कि संयोजकता कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या, संयोजकता कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या, बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या, अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या। यदि अंतिम कोश, बाहरी कोश, संयोजकता कोश, इनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या आपको दी जाए वही हो जाएगा एस ब्लॉक के तत्वों के लिए वर्ग संख्या। जैसे कि मान लो ये पोटेशियम जो है ये एस ब्लॉक का तत्व है। एस ब्लॉक के तत्व इस पोटेशियम के लिए वर्ग संख्या क्या होगी? इसके संयोजकता कोश में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। एस ब्लॉक के तत्व के लिए वर्ग संख्या होगी संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है। एस ब्लॉक के तत्व के लिए वर्ग संख्या होगी इसके संयोजकता कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है। संयोजकता कोश में जितनी इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी वही हो जाएगी वर्ग संख्या। समझ में आया? तो ध्यान रखना, एस ब्लॉक के लिए वर्ग संख्या का मतलब संयोजकता कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है। दूसरा है पी ब्लॉक के तत्व। पी ब्लॉक के तत्व का मतलब इनकी वर्ग संख्या 10 प्लस संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या। जैसे कि उदाहरण मान लो मैंने लिखा सिलिकॉन। अब सिलिकॉन का विन्यास है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2। अब आपसे बोला जाए कि बताओ सिलिकॉन जो है वो कौन से ब्लॉक का है, तो आप क्या बोलोगे? सर आपने सिखा रखा है कि अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस उपकोश में प्रवेश करे वही इसका ब्लॉक होगा। अंतिम के 2 इलेक्ट्रॉन किसमें प्रवेश कर रहे हैं? पी उपकोश के अंदर, मतलब कि यही हो जाएगा इसका ब्लॉक, पी हो जाएगा पी ब्लॉक। अब ये तो पता चल गया ये पी ब्लॉक का तत्व है। तो पी ब्लॉक के तत्व के लिए वर्ग संख्या कैसे निकालते हैं? 10 प्लस संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो इसका वर्ग कैसे आएगा? 10 प्लस संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या। ये सबसे अंतिम कोश है, ये अंतिम कोश है। अंतिम कोश को हम बोलते हैं संयोजी या संयोजकता कोश। संयोजकता कोश या अंतिम कोश में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं 4, वही हो जाएंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो 10 प्लस 4 ये हो जाएगा 14। चलो एक एग्जांपल और करें। जैसे मान लो आपको मैंने बोला क्लोरीन। अब क्लोरीन का विन्यास क्या होता है? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। अब मैंने बोला कि बताओ इसका वर्ग संख्या क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे? सर इसके लिए हमें पहले देखना होगा इसका ब्लॉक कौन सा है। इसका ब्लॉक है बच्चों पी ब्लॉक, क्योंकि इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें प्रवेश कर रहा है? अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोश में प्रवेश कर रहा है। अगर अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोश में प्रवेश करेगा तो इसका ब्लॉक हो जाएगा पी ब्लॉक। अगर पी ब्लॉक का तत्व है तो पी ब्लॉक के तत्व के लिए वर्ग संख्या क्या होगी? 10 प्लस संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो यहाँ पे वर्ग आ जाएगा
10 प्लस संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या। संयोजी इलेक्ट्रॉन कौन से हैं? संयोजकता कोश में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन। संयोजी कोश, संयोजकता कोश में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन। 2 प्लस 5 7, तो ये 7 17 आ जाएगा। इस तरीके से आपको वर्ग संख्या निकालनी। क्लियर? चलो अब आते हैं डी ब्लॉक के तत्व के लिए। डी ब्लॉक के लिए तत्व के लिए वर्ग संख्या क्या होती है? n-1 डी उपकोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्लस संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या। जैसे कि उदाहरण आयरन का ही लेते हैं। आयरन का विन्यास क्या आता है भाई? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6, ये आयरन का विन्यास है। चलो अब आयरन क्या है? कौन से ब्लॉक का तत्व है? ब्लॉक कैसे निकालते हैं? मैंने आपको बताया कि अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस उपकोश में प्रवेश करता है वही हो जाएगा ब्लॉक। अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है वो डी उपकोश में प्रवेश करते हैं तो उसका ब्लॉक क्या हो जाएगा? डी ब्लॉक हो जाएगा। और डी ब्लॉक के तत्वों के लिए वर्ग संख्या क्या होती है? n-1 डी उपकोश में इलेक्ट्रॉन प्लस संयोजकता कोश में इलेक्ट्रॉन। मतलब कि वर्ग क्या होगा? n-1 डी उपकोश में इलेक्ट्रॉन। n-1 क्या है? ये ns है और ये n-1 डी है। n-1 डी उपकोश में इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने? इसमें इलेक्ट्रॉन है 6 प्लस संयोजकता कोश में इलेक्ट्रॉन। संयोजकता कोश का मतलब सबसे बाहरी कोश। संयोजकता कोश मतलब कि अंतिम कोश, बाहरी कोश। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने? 2, 6 प्लस 2, ये हो जाएगा 8। तो इसका वर्ग हो जाएगा 8। चलो एक एग्जांपल और करेंगे। जैसे मान लो बेटा मैंने लिखा कॉपर। अब कॉपर का विन्यास क्या होता है? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10, ये कॉपर का विन्यास है। इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां प्रवेश कर रहा है? इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोश में प्रवेश कर रहा है। मतलब किसका ब्लॉक हो जाएगा? डी ब्लॉक हो जाएगा। यदि कोई तत्व डी ब्लॉक का है, यदि कोई तत्व डी ब्लॉक का है तो वर्ग संख्या कैसे निकालेंगे? वर्ग संख्या निकालेंगे n-1 डी उपकोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या। ये रहा n-1 डी, ये n है तो ये n-1 डी है। n का मतलब 4, 4 में से 1 गया तो 3, n-1 डी। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने? 10, तो यहाँ आ जाएगा 10 प्लस संयोजकता कोश में इलेक्ट्रॉन। संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉन कितने? ये रहा संयोजी कोश, संयोजकता कोश। संयोजकता कोश मतलब कि लास्ट वाला अंतिम कोश। अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1, 10 प्लस 1 11। ऐसे हो जाएगा बेटा ये, ठीक है। मतलब कि ये वर्ग संख्या आ गई 11 आ गई। क्लियर? एफ ब्लॉक के जितने भी तत्व हैं उनमें हमें समस्या नहीं लेनी, क्योंकि कोई भी तत्व हो सभी की वर्ग संख्या क्या होती है? 3। ये याद रखना है बच्चों। एफ ब्लॉक के जितने भी तत्व हैं सभी की वर्ग संख्या क्या है बेटा? वर्ग संख्या सभी की 3 है। ठीक है, ये ध्यान रखना। क्लियर? तो एफ ब्लॉक के तत्वों की वर्ग संख्या, जितने भी तत्व हैं सबकी वर्ग संख्या क्या है? 3, ऑलवेज 3। कोई भी बोल दिया जाए। जैसे कि देखो एफ ब्लॉक के तत्व देखो, ये देखो एफ ब्लॉक के तत्व यहाँ देखो। चाहे सीरियम बोलो वर्ग संख्या 3, प्रोजियोडियम बोलो वर्ग संख्या 3, नायोडीमियम वर्ग संख्या 3, प्रोमिथियम, सेमेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डिस्प्रोजियम, होलोमियम, एर्बियम, थुलियम, इटर्बियम, लुटिश, कोई भी बोल दो एफ ब्लॉक का तत्व, कोई भी वर्ग संख्या क्या हो जाएगी? वर्ग संख्या इनकी 3 हो जाएगी। कोई भी एफ ब्लॉक के अंदर आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। समझ में आया? चल, ये हो गए आवर्त, वर्ग और ब्लॉक निर्धारित करने के तरीके। चलिए तो थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। आ जाओ थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो भैया हमने 3 चीजें पढ़ी। आवर्त कैसे निकालते हैं,
ब्लॉक कैसे निकालते हैं और वर्ग कैसे निकालते हैं। आवर्त निकालने का तरीका क्या है भैया? आवर्त निकालने का तरीका एक है और वो ये है कि बस आप ये देख लो कि किसी भी तत्व का संयोजकता कोश या अंतिम कोश या बाहरी कोश, इनकी मुख्य क्वांटम संख्या क्या है? या आप ये बोल दो कि n का मान, किसी भी तत्व के लिए n का मान अगर आपको बताया ना तो वही हो जाएगा आवर्त। चलो अब आते हैं ब्लॉक। ब्लॉक का मैंने क्या बताया? तत्व में अंतिम इलेक्ट्रॉन, तत्व में अंतिम इलेक्ट्रॉन, तत्व में अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस उपकोश में प्रवेश करता है वही ब्लॉक हो जाएगा। जिस उपकोश में प्रवेश करता है वही ब्लॉक हो जाएगा। अगर एस उपकोश में प्रवेश करता है तो एस ब्लॉक, पी उपकोश में प्रवेश करता है अंतिम इलेक्ट्रॉन तो पी ब्लॉक, डी उपकोश में तो डी ब्लॉक, और एफ उपकोश में प्रवेश करता है तो एफ ब्लॉक। एज सिंपल एज दैट। चलो अब आते हैं वर्ग पे। वर्ग कैसे निकालते हैं? वर्ग अलग अलग में अलग अलग तरीके से। अगर कोई तत्व एस ब्लॉक का है तो अंतिम कोश में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या यही हो जाएगी बेटा एस ब्लॉक के तत्व का वर्ग। चलो पी ब्लॉक की बात करें। पी ब्लॉक में 10 प्लस अंतिम कोश, अंतिम कोश को आप संयोजी कोश भी बोलते हो, संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉन, संयोजी कोश, अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या। अगर डी ब्लॉक का तत्व है तो आप क्या लिखोगे? n-1 डी में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्लस संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉन। और एफ ब्लॉक के तत्व के लिए वर्ग क्या होता है? एफ ब्लॉक के तत्व के लिए वर्ग क्या होता है? बताओ बताओ, एफ ब्लॉक के तत्व के लिए वर्ग क्या होता है बताओ? अरे भैया हमेशा थर्ड वर्ग होगा इसका। कोई भी तत्व हो हमेशा वर्ग क्या होगा? थर्ड वर्ग होगा। ठीक है, चलिए तो ये था रिवीजन। अब आते हैं बच्चों आगे की चर्चा पे। अब ये जो वर्गीकरण है ना बेटा, आधुनिक आवर्त सारणी का जो हमने वर्गीकरण किया ना, एस ब्लॉक के तत्व, पी ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक के तत्व, एफ ब्लॉक के तत्व, हमने जो आधुनिक आवर्त सारणी का एसपीडीएफ में जो वर्गीकरण किया ना बेटा, हमने जो आधुनिक आवर्त सारणी का एसपीडीएफ के अंदर जो वर्गीकरण किया ना, इस वर्गीकरण के दो अपवाद है। मतलब कि दो तत्व ऐसे हैं जिस पर ये वर्गीकरण की जो परिभाषा है ना वो लागू नहीं होती। जैसे कि एक तो हो गया आपका हीलियम। हीलियम इस वर्गीकरण का अपवाद है। क्यों? क्योंकि हीलियम का विन्यास होता है 1s2। तो इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां प्रवेश कर रहा है? इसका विन्यास क्या है? 1s2। मतलब कि इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां प्रवेश कर रहा है? एस उपकोश में। हीलियम का विन्यास है 1s2, इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोश में प्रवेश कर रहा है। तो इसका ब्लॉक क्या होना चाहिए? परिभाषा के हिसाब से ब्लॉक का मतलब है अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस भी उपकोश में प्रवेश करेगा वही हो जाएगा इसका ब्लॉक। तो ब्लॉक होना चाहिए था एस। लेकिन हीलियम को देखो, हीलियम में एस ब्लॉक कहाँ होता है? हीलियम तो पी ब्लॉक का है। ये रहा हीलियम तो भैया
पी ब्लॉक में आता है, हेलियम तो पी ब्लॉक में आता है। समझ में आई बात? तो हेलियम एस ब्लॉक का नहीं होता है, इसका विन्यास जो उसके हिसाब से आपको लगेगा कि एस ब्लॉक का है, लेकिन ये एस ब्लॉक का नहीं है, ये तो होता है पी ब्लॉक का। तो बच्चों ये जो वर्गीकरण है उसका अपवाद क्या है? हीलियम। इस वर्गीकरण के हिसाब से हीलियम होना चाहिए था एस ब्लॉक का, लेकिन ये ऐसा ना होकर के ये किसका होता है बेटा? पी ब्लॉक का। तो यही लिखा हुआ है, परंतु इसका स्थान पी ब्लॉक में 18 समूह 18वें वर्ग के तत्वों के साथ रखा गया है। इसका कारण क्या है? क्योंकि हीलियम में पूर्ण पूरित संयोजकता कोश होता है। इसका संयोजकता कोश जो पहला कोश है वो पूरा भरा हुआ है बेटा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पूरे भरे हुए इलेक्ट्रॉन हैं 1s2, तथा परिणाम स्वरूप यह अपने गुणधर्म तथा अभिलक्षण नोबल गैस के समान प्रदर्शित करता है। मतलब कि वर्ग 18 के समान प्रदर्शित करता है। वर्ग 18 के तत्वों को नोबल गैस कहते हैं, उत्कृष्ट गैस कहते हैं। नोबल मतलब कि जो श्रेष्ठ है, जो क्रिया नहीं करता, उत्कृष्ट, उनके समान ये गुणधर्म प्रदर्शित करता है, इसलिए हम वर्ग 18 में इसको रखते हैं। ठीक है, चलो दूसरा अपवाद है बेटा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में केवल एक s इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाइड्रोजन में विन्यास क्या होता है? 1s1, केवल एक ही s इलेक्ट्रॉन है। इस प्रकार इसे पहले समूह में क्षारीय धातु के साथ रखा जाता है, मतलब कि रखा जा सकता है। तो इसके पास केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है। लिथियम की बात करो, उसके पास 2s1 बाहरी कक्षा में एक ही इलेक्ट्रॉन। सोडियम की बात करो तो 3s1। पोटेशियम की बात करो तो 4s1। रुबिडियम की बात करो तो 5s1। सीजियम की बात करूं तो 6s1। इन सब की बाहरी कक्षा में एक 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 सबकी बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है। तो विन्यास के आधार पर हाइड्रोजन किस में रखा जाना चाहिए? क्षारीय धातुओं के साथ रखा जाना चाहिए। विन्यास के अनुसार हाइड्रोजन क्षारीय धातु के साथ होना चाहिए, तो क्षारीय धातु के साथ रखा जा सकता है। यह एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके नोबल गैस का विन्यास भी प्राप्त कर सकता है, अतः यह समूह 17 के साथ भी रखा जा सकता है। मतलब कि हाइड्रोजन में जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो हाइड्रोजन का विन्यास नोबल गैस वाला, मतलब कि हीलियम जैसा हो जाएगा। तो वर्ग 17 के जो तत्व है ना बेटा, उनके साथ भी यही समस्या। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सबको अगर एक एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो इनकी जिंदगी कैसी बन जाएगी? इनके नजदीक वाले अक्रिय गैस जैसी बन जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ? हीलियम के गुणधर्म वर्ग 17 जैसे भी हैं। वर्ग 17 के तत्व अगर एक एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले तो वर्ग 18 जैसे तत्व हो जाएंगे। हाइड्रोजन भी यदि एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले तो वर्ग 18 के हीलियम जैसा तत्व बन जाएगा। मतलब कि हाइड्रोजन के गुणधर्म वर्ग 17 के समान भी हैं और हाइड्रोजन के गुणधर्म पहले वर्ग जैसे भी हैं। दोनों से समानता रखता है, दोनों में रखा जा सकता है इसको। तो इसमें भी व्यवहार प्रदर्शित करता है, क्योंकि यह एक विशिष्ट परिस्थिति है, अतः हाइड्रोजन को आवर्त सारणी के शीर्ष पर रखा जाता है। तो हाइड्रोजन एक बहुत ही विशिष्ट तत्व है। परिभाषा के हिसाब से तो इसको हमें रखना चाहिए था किसमें? एस ब्लॉक के तत्वों में। क्यों? क्योंकि इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक में, एस उपकोष में प्रवेश करता है। लेकिन समस्या है कि इसके गुणधर्म क्षारीय धातु से भी मिलते हैं, वर्ग 17 से भी मिलते हैं। इसीलिए हमने क्या किया, मतलब वैज्ञानिकों ने क्या किया, इसको एक विशिष्ट स्थान दिया, आवर्त सारणी में शीर्ष पर रखा। तो ये ध्यान रखना बेटा, ये जो आप देखते हो ना, यहाँ पे आप यहाँ पे हाइड्रोजन को यहाँ देख रहे हो ना, तो यहाँ पे हाइड्रोजन ना लिख करके हाइड्रोजन यहाँ पे लिखा जाता है अलग से। आपने देखा होगा बहुत बार, कई आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को ऐसे दिखाया जाता है। तो उसका कारण यही है बेटा। तो ये है बच्चों 2 अपवाद, एक हीलियम, दूसरा हाइड्रोजन। ठीक है, चलो आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी में समस्थानिक के बारे में क्या चर्चा है वो देख लेते हैं। देखो बेटा, आधुनिक आवर्त सारणी जो है उसमें समस्थानिकों की टेंशन लेनी नहीं है। क्यों? क्योंकि आधुनिक आवर्त सारणी का जो आधार है बेटा वो परमाणु भार नहीं है,
परमाणु क्रमांक है। क्या है बच्चों? परमाणु क्रमांक। जैसे कि मान लो हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक, तीनों के परमाणु क्रमांक क्या है? इसका परमाणु क्रमांक 1, इसका परमाणु क्रमांक 1, इसका परमाणु क्रमांक 1, तीनों के परमाणु क्रमांक 1 है। इसलिए तीनों समस्थानिकों को आवर्त सारणी में अलग अलग जगह देने की जरूरत नहीं है। आवर्त सारणी जो आधुनिक है उसमें उसी तत्व को जगह दी जाएगी जिस तत्व का परमाणु क्रमांक भिन्न होगा, क्योंकि आधुनिक आवर्त सारणी का आधार क्या है बच्चों? परमाणु क्रमांक। अगर परमाणु क्रमांक अलग अलग है तो आधुनिक आवर्त सारणी में जगह दे दो, अगर परमाणु क्रमांक अलग अलग नहीं है तो आधुनिक आवर्त सारणी में जगह नहीं देनी। समस्थानिकों के साथ क्या होता है? समस्थानिकों के परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं, तो उन समस्थानिकों को आधुनिक आवर्त सारणी में अलग अलग जगह देने की जरूरत नहीं है। तो बच्चों देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, चूंकि एक तत्व के समस्थानिक समान परमाणु क्रमांक रखते हैं तथा आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को स्थान उनके परमाणु क्रमांक के आधार पर दिया गया है। जब परमाणु क्रमांक आधार है, परमाणु क्रमांक सभी के समान है, तो अलग अलग स्थान देने की भैया जरूरत नहीं है। अतः आधुनिक आवर्त सारणी में एक तत्व के सभी समस्थानिकों को समान स्थान प्राप्त होता है, ये ध्यान रखना। चलिए अब आते हैं बच्चों एक क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन देखिए बेटा, Z बराबर 112, मतलब कि एक तत्व है, अरे सुनिए, जिसका परमाणु क्रमांक है 112। ये तत्व मान लो कोई X है, ये अभी हाल ही में खोजा गया है, तो हमें इस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास बताना है, इसके कौन से वर्ग हैं वो बताने, इसका आवर्त बताना, सब कुछ बताना। चलो सबसे पहले हम लिखेंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या लिखेंगे बेटा इसका? 25 का 250 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। चलो अब इसके पास है भैया 112 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन है? 112 इलेक्ट्रॉन। चलो हीलियम के पास होते हैं 2, हीना, नीना और कटरीना। जीनोन 54, रेडोन 86। यही होता है ना, मतलब कि रेडोन तक 86 इलेक्ट्रॉन भरे जा चुके हैं। हीलियम में 2, नियोन में 10, आर्गन में 18, क्रिप्टॉन में 36, जीनोन में 54 और रेडोन में 86। रेडोन तक 86 इलेक्ट्रॉन भरे जा चुके हैं, मतलब कि इसके विन्यास में मैं यहाँ पे सीधा एक बार तो लिख सकता हूँ रेडोन, क्योंकि रेडोन तक 86 इलेक्ट्रॉन भरे जा चुके हैं। आप ऐसा भी लिख सकते हो, रेडोन लिख दो एक बार। रेडोन जैसे लिख दिया तो ये विन्यास में 86 इलेक्ट्रॉन आ गए। 112 में 86 चले गए, 112 में 86 चले गए तो कितने बचे? 86 गए, तो 12 में से 6 गए तो 6, ये आ जाएगा 26 इलेक्ट्रॉन अभी बाकी है मेरे दोस्त। चलो अब कैसे आएंगे देखो, इसका विन्यास होता है 1s2, इसका विन्यास होता है 2s2 2p6 बाहरी विन्यास, इसका बाहरी विन्यास होता है 3s2 3p6, 4s2 4p6, 5s2 5p6, 6s2 6p6। मतलब कि यहाँ पे इसका विन्यास 6s2 6p6 आप लिख चुके हो। 6p6 इसके बाद में 6p6 के बाद में क्या आता है? 7s आता है। क्या आता है? 7s। अच्छा अगर इसे समझ में नहीं आता है, देखो एक तरीका और है। सर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं बेटा, ऐसे समझ में नहीं आ रहा है, देखो मैं आपको बताता हूँ। ये 1s2 हीलियम 1s2, इसका बाहरी विन्यास 2s2 2p6, इसका बाहरी विन्यास 3s2 3p6, 4s2 4p6, 5s2 5p6, 6s2 6p6। रेडोन का विन्यास है 6s2 6p6। रेडोन के बाद में जो भी तत्व आएगा वो चला जाएगा यहाँ पे, ये रहा, एस ब्लॉक में चला जाएगा, 7वां आवर्त और एस ब्लॉक 7s आ जाएगा।
भैया रेडोन के बाद 6s2 6p6, इसके बाद में जो भी इलेक्ट्रॉन आएंगे वो फ्रेंसियम एस ब्लॉक के अंदर आ गए और 7वें आवर्त में आ गए, 7s में आ जाएगा। मतलब कि क्या, मतलब कि भैया यहाँ पे 7s आ चुका है। एस उपकोष में अधिकतम कितने आते हैं? इसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, मतलब कि 86 इलेक्ट्रॉन यहाँ तक, 86 प्लस 2 88 हो जाएंगे, 86 प्लस 2 क्या हो जाएंगे? 88 हो जाएंगे। 7s2 के बाद में क्या आता है? 7s2 के बाद में आता है क्या? 6d, 6d आएगा ना, 7s2 के बाद में 6d आएगा ना, इधर देखो 7s2 के बाद में 6d आएगा ना। अरे भैया इधर देखो ये 7s, चलो 7s2 यहाँ तक आ गए। अब 7s2 के बाद में ये क्या है? डी ब्लॉक, डी ब्लॉक है। ये 5d श्रृंखला, यहाँ पे 5d, सॉरी माफ करना, फिर से लिख लेता हूँ। ये 3d श्रृंखला, ये 4d श्रृंखला, ये 5d श्रृंखला और ये 6d श्रृंखला। यहाँ पे 7s2 आ गए, 7s1 7s2 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 के बाद में 6d, 6d में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 10 इलेक्ट्रॉन, 10 हैं तो 6d में 10 आ जाएंगे। ये लो भैया 6d में 10 आ गए, 6d में 10 आ गए। अच्छा, और 6d के अलावा यहाँ पे 5f लिख सकते हो आप। क्यों लिख सकते हो 5f? 5f कहाँ से आया? कहाँ से आया भैया 5f? 5f ये देखो, ये देखो 6d के अंदर यहाँ पर कौन है? 90 से 103, 90 से 103, ये किस में आते हैं? 5f, 5f में आते हैं 90 से 103, मतलब कि 5f आ जाएगा। चलो 5f, ये आ गया 5f, ये आ गया 5f। हमें कुल 26 इलेक्ट्रॉन और भरने, 86 यहाँ आ गए, 86 प्लस 2 88, 88 प्लस 10 98, 98 प्लस 14 112 हो गए 112 इलेक्ट्रॉन। ये रहा विन्यास, ये है बच्चा विन्यास। समझ में आई बात? तो बेटा ध्यान रखना, 7s2 के बाद में 5f14, 5f14 के बाद में इलेक्ट्रॉन 6d सबशेल में कक्षक में जाता है। तो हमेशा पहले 7s2 में आता है, 7s2 के बाद में 5f में जाता है, 5f के बाद में 6d में जाता है। तो 6 प्लस 2 ये हो जाएगा 8, 5 प्लस 3 ये हो जाएगा 8। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। इसके लिए n प्लस एल का मान कितना है? देखो इसके लिए n प्लस एल का मान, इसके n का मान कितना है? 6 प्लस एल, d के लिए l का मान कितना है? 2, n प्लस एल 8 है। इसके लिए n प्लस एल कितना है? तो 6d के लिए n प्लस एल कितना है? 8। 5f के लिए n प्लस एल कितना है? 5 प्लस f के लिए l का मान कितना है? 3, ये भी 8 आ जाएगा। इसके लिए n प्लस एल 8 के बराबर, इसके लिए n प्लस एल 8। जब दोनों के लिए n प्लस एल बराबर हो तो पहले इलेक्ट्रॉन उसमें भरे जाते हैं जिसके लिए n का मान कम है। इन दोनों में से कहाँ इलेक्ट्रॉन पहले भरे जाएंगे? जिसके लिए n का मान कम है। यदि दो कक्षकों के लिए n प्लस एल का मान समान हो तो उस कंडीशन में जिसके लिए n का मान कम होगा उसमें पहले इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। मतलब कि 7s2 के बाद में 5f14 आएंगे और उसके बाद में 6d10 में इलेक्ट्रॉन आएंगे। मतलब कि लास्ट के जो इलेक्ट्रॉन है वो किस में भरे जाएंगे? डी में। लास्ट के इलेक्ट्रॉन जिस उपकोष में भरे जाते हैं वो उपकोष कौन सा है? डी। मतलब कि यहाँ पे ब्लॉक क्या हो जाएगा? डी ब्लॉक हो जाएगा। अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस उपकोष में प्रवेश करेंगे वही हो जाएगा ब्लॉक। ब्लॉक आने के बाद अब हम निकाल सकते हैं आवर्त। आवर्त क्या होता है? आवर्त का मतलब है संयोजकता कोष, अंतिम कोष, बाहरी कोष। सबसे बाहरी कोष कौन सा? 7वां। आवर्त 7वां हो जाएगा। फिर हम बात करेंगे वर्ग की। वर्ग का मतलब है डी ब्लॉक के तत्वों के लिए वर्ग कैसे निकालते हैं बेटा? डी ब्लॉक के तत्व के लिए वर्ग निकालते हैं n-1d में इलेक्ट्रॉन प्लस संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन। चलो ये आपका क्या है? ये ns2 है,
ये n-2f है और ये n-1d, NH2 n-1d, n-1d में कितने 10 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ आप लिखोगे 10 प्लस संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉन, संयोजी कोश कौन सा, सबसे बाहर का कोश, सबसे बाहर के कोश में इलेक्ट्रॉन कितने 2, यहाँ पे आ जाएगा 2, मतलब कि वर्ग क्या हो जाएगा 12। आवर्त आ गया, वर्ग आ गया, ब्लॉक आ गया और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ गया। तो बच्चा ये सब कुछ हमने सोल्व कर लिया इस तरीके से। तो यहाँ ऊपर आ जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, नीचे आ जाएगा ब्लॉक और नीचे आ जाएगा आवर्त और नीचे आ जाएगा वर्ग। इस तरीके से बेटा हमको ये क्वेश्चन करना है। अगली क्लास में बच्चों हम धातु अधातु पढ़ेंगे, विकर्ण संबंध पढ़ेंगे और भी कई बातें करेंगे, लेकिन पहले आते हैं क्विज पर। क्विज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर। पी ब्लॉक में सभी तत्व हैं। चले अगले क्वेश्चन पे आते हैं। संक्रमण तत्व नहीं, तुम कहोगे निशान नहीं हुआ नहीं तो काय किलो है तो। चलिए पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पी ब्लॉक में क्या, पी ब्लॉक में धातु भी अधातु भी सभी आता है बेटा, पी ब्लॉक में सारे ही आते हैं। संक्रमण तत्व कौन से नहीं है भैया, जिंक, कैडमियम, मरकरी, इनकी स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था और इनकी उदासीन अवस्था सब में डी में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा। पूर्ण भरा हुआ, और पूर्ण भरा हुआ अगर डी उपकोष है तो कभी भी संक्रमण तत्व नहीं कहा जाएगा। ऑल आंसर आ जाएगा, कोई भी संक्रमण तत्व नहीं। तो आज हमने बेटा क्या कंप्लीट किया, आज हमने आवर्त, ब्लॉक, वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं ये कंप्लीट किया बेटा। ठीक है, चल पैनल पे आपको होमवर्क मिल जाएगा। अगली क्लास में हम प्रैक्टिस के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड की हम बात करेंगे। ठीक है, चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।